हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दो चीज़ें हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, 5 स्टेप होता है। इसमें आपको सारे स्टेप के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखो, पल्मोनरी पहला स्टेप क्या है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। उसमें क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आएगी एल्वियोली में, और जो CO2 रिच एल्वियोली है, एल्वियोलर एयर है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ रेस्पिरेशन का। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ कि डिफ्यूजन होगा। कहाँ पे, देखो ये एल्वियोली है ना, तो इन्हीं के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये लंग में खूब सारा, ये लंग जो है खूब सारी एल्वियोली से बना होता है। तो इन्हीं के पास पास में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड ले जाती हैं। तो इनके बीच में डिफ्यूजन होगा। देखो ये जो वॉल होती है, और ये जैसे ब्लड वेजल की वॉल एंडोथीलियम कहते हैं ना, और एल्वियोली की वॉल को एल्वियोलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब सिंपल सा आप समझ लो कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। सिंपल डिफ्यूजन, कोई एनर्जी नहीं लगेगी इसमें। तो देखो एल्वियोली में एयर आई, एटमॉस्फेरिक एयर आई, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, और ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादा से कम में आ जाएगा। ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। और जो CO2 है वो एटमॉस्फेरिक एयर में कम था, एल्वियोली में कम था, और ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा था, तो वो ब्लड कैपिलरीज से मूव कर जाएगा एल्वियोली में। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। फिर हम थर्ड स्टेप देखते हैं। देखो ऑक्सीजन इसमें आ तो गया ब्लड कैपिलरीज में, अब इसको पूरी बॉडी में, पूरे टिश्यू, पूरे सेल्स में पहुंचाना है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन, मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन आप कह सकते हो बाई ब्लड। देखो जो टिश्यू है उस तक ये ऑक्सीजन ले जाएगा, और उसमें जो CO2 है वो यहाँ ब्लड कैपिलरीज में पहुंचाएगा। तो यही हुआ ट्रांसपोर्टेशन। फिर चौथा स्टेप है डिफ्यूजन। यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा। तो इसमें क्या है कि ये देखो, ये जो है बॉडी के टिश्यूज हैं, खूब सारे सेल मिलके बना है ना, इन्हीं के पास जो कैपिलरीज है, तो देखो लंग में ऑक्सीजन आया, फिर ये एल्वियोली के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में आ गया, फिर ये ट्रांसपोर्ट होके बॉडी टिश्यू में आया। और जो ये देखो बॉडी टिश्यू के पास जो कैपिलरीज है, तो ऑक्सीजन आया, तो इसमें अभी अभी एटमॉस्फेरिक एयर से लेके आ रहा है ना, तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है O2 की, ऑक्सीजन की, और टिश्यूज में कम हो गई है। तो ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू में आ जाएगा। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू को, तो ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, टिश्यू में कम है, तो ये मूव कर जाएगी टिश्यू में। और जो टिश्यू के सेल्स हैं, इन्होंने यूज किया ना ऑक्सीजन, अभी आगे आपको बताता हूँ कि जो सेल्स हैं ये एनर्जी के लिए यूज करते हैं O2, तो ये रिलीज करते हैं एनर्जी और CO2। तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, CO2 यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये ब्लड कैपिलरीज में मूव कर जाएगा। ब्लड कैपिलरीज में CO2 के कंसंट्रेशन कम है, तो टिश्यू से CO2 ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, और O2 ज़्यादा है ब्लड कैपिलरीज में, तो ये चला आएगा टिश्यूज में। तो ये हुआ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड और टिश्यू। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। फिर एंड गोल क्या होता है इसका, रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन। हम ये सब कर किसके लिए रहे हैं, तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए कर रहे हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ से शुरू होगा, ये जब ब्लड से टिश्यू में आ जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ से टिश्यू जो है वो कई सारे सेल से मिलके बना होता है ना, तो हर सेल अपना फंक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन किस लिए यूज होता है, तो ये जो फूड को ब्रेक डाउन करके, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन को कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो ये फूड को, जैसे फूड में आ गया ना कार्ब, प्रोटीन, फैट, तो इनको ब्रेक डाउन करेगा। उसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन को यूज करेगा और रिलीज करेगा क्या, एनर्जी। एनर्जी का मतलब ATP भाई, सिंपल सी बात है, एनर्जी का मतलब ATP, और CO2 रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख लो,
आपके लिए यहाँ पे सिंपल ही है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि O2 लेगा भाई साहब और CO2 और एनर्जी निकालेगा। तो सिंपल सा देखो, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। ये सब हो कहाँ पे रहा है भाई? तो हम सबका फेवरेट एक है ना जो कभी नहीं भूलता कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एटीपी की बात कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो देखो ग्लाइकोलिसिस हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए O2 चाहिए भाई साहब। तो O2 एंड गोल क्या हुआ? सेलुलर रेस्पायरेशन हुआ, जिसमें O2 यूज होगा और बनेगा क्या? एटीपी, एनर्जी बनेगी और CO2 रिलीज होगा। तो ये हमारा रेस्पायरेशन का एंड गोल है। तो ये कितने हुए? 5 स्टेप हुए। किसके? रेस्पायरेशन के, प्रोसेस बोल सकते हो, है ना। फिर आओ अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भाई ये प्रोसेस तो आपने समझ लिया, बट आप सांस लेते छोड़ते ये सब कैसे हो, तो ये आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म इसके लिए जानना है। तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म ये किस पे डिपेंड करती है? टोटल सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करेगी प्रेशर पे। प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। क्यों? देखो ब्रीथिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप सांस लेते हो तो हवा अंदर आएगी लंग्स में, और सांस छोड़ते हो तो हवा जो है वो बाहर जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये हवा जा कैसे रही है भाई? तो ये डिपेंड करेगा प्रेशर पे। तो एयर मूव कहाँ करती है? हाई, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहां से वो लो प्रेशर की ओर मूव कर जाएगा। तो देखो इसमें दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जब आप सांस लेते हो, और एक्सपिरेशन मतलब जब आप छोड़ते हो। तो इसमें देखो इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपिरेशन जो है पैसिव प्रोसेस होता है। एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव प्रोसेस का मतलब हुआ भाई साहब कि इसमें एटीपी लगेगी, और पैसिव का मतलब कोई एटीपी नहीं लगेगी। तो आगे हम समझते हैं कि भाई साहब एटीपी क्यों लगेगी इसमें और इसमें क्यों नहीं लगेगी। तो आओ अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर आएगी। एटमॉस्फेयर से जब आप सांस लोगे तो वो अंदर आएगी हवा। तो ये भाई साहब ये हो क्यों रहा है? अभी हमने देखा कि ये सब प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो क्यों? क्योंकि देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होगा। किससे हम भाई साहब कंपेयर्ड किसी से करेंगे तब ना कम ज्यादा बोलेंगे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से हवा अंदर आ जाएगी। अब ये होता कैसे है? तो सिंपल सी बात है, देखो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। अगर आपको प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो भाई साहब। अगर प्रेशर कम करना है, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम करना, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए इसके कंपेयर्ड में, तो हवा अंदर मूव कर जाए। तो देखो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना। तो वो कैसे इंक्रीज होता है? ये देखो ये हुआ हमारा क्या? ये हुआ डायाफ्राम। इसको डायाफ्राम कहते हैं। और ये जो रिब्स के बीच में जो है यहाँ पे जो मसल्स होती है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इनके बीच में बिटवीन टू रिब्स इनके बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो नॉर्मल डायाफ्राम का शेप डोम शेप होता है, ठीक, ये नॉर्मल पोजीशन है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। ये जब सीधा हो जाएगा तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया ना भाई साहब, स्पेस बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ का। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया ना, डायाफ्राम यहाँ आ गया तो यहाँ स्पेस बढ़ गई। और क्या? रिप्स और स्टर्नम भी ये अप उठ जाएंगे, अप फैल जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा? हवा जो है वो लंग्स में चली आएगी। अभी हमने देखा ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। तो हमने क्या किया? पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा दिया, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर हो गया तो एयर अंदर आ गई। तो अभी हमने देखा ना कि इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। तो भाई साहब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना डायाफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का।
तो कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी यूज होती है, इसीलिए इंस्पिरेशन क्या हुआ, एक्टिव प्रोसेस हुआ। अब हम देखते हैं एक्सपीरेशन। यहां तक आई होप आप इंस्पिरेशन में अच्छे से समझ गए होंगे। और ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो। तो यही काम ये कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स, स्टर्नम वगैरह अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से लंग में आ जा रही है। अब देखते हैं एक्सपीरेशन, आओ देख लेते हैं। एक्सपीरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर, जो लंग की एयर है ये बाहर जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंग से एयर एटमॉस्फेयर में जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे और एटमॉस्फेयर का कम है। तो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू, देखो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अभी हमने डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराया था ना इंस्पिरेशन में, तो उनको जब आप रिलैक्स कर दिए, देखो ये जो है ये ऐसे नॉर्मल रहता था, हमने कॉन्ट्रैक्ट करके ये सीधा किया तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर कम हो गया। अब हमने क्या किया, ये रिलैक्स करा दिया, तो डायाफ्राम कहाँ पहुँच गया, फिर से यहाँ पहुँच गया। तो ये स्पेस, वॉल्यूम जो है वो कम हो गई। तो वॉल्यूम कम हो गई, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए जो यहाँ एयर थी, यहाँ पे जो एयर थी लंग में, वो एटमॉस्फेयर में चली गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया और लंग का ज़्यादा हो गया। तो ये सिंपल सा मतलब है। तो हमने इसको पैसिव क्यों बोला भाई साहब, तो यार डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एनर्जी लग रही थी, लेकिन रिलैक्स करने के लिए एनर्जी थोड़ी लग रही थी। आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको एनर्जी लगेगी, लेकिन बेड पे सिंपल सा लेटना है तो उसमें काहे की एनर्जी। तो वही सिस्टम इसका है। तो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, जिसके कारण क्या है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कम हुआ मतलब प्रेशर बढ़ गया, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। और क्यों हुआ भाई साहब, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। और जो रिब्स, स्टर्नम, डायाफ्राम ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। ठीक, तो ये इस कारण हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ गया, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट गया और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। तो लंग से एयर जो है वो मूव कर गई, क्योंकि लंग में हाई प्रेशर हो गया और एटमॉस्फेयर में लेस प्रेशर हो गया। तो हमें पता है कि एयर कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये हुआ हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपीरेशन में जो है वो पैसिव प्रोसेस है। तो हम एक चीज़ ध्यान कर लेते हैं, स्पेशल पॉइंट है कि देखो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन जो वॉल्यूम है कैन बी इंक्रीज्ड बाय हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। ये एसेसरी मसल्स आप बोल सकते हो कि देखो नॉर्मली तो ऐसे हो रही है ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपीरेशन हुआ, किसके, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कारण। लेकिन अगर एडिशनल, आपने बाबा रामदेव को देखा है ना, तो वो तो जब खुद से एक्टिव प्रोसेस आदमी कुछ कर रहा है तो उसमें कौन सी हेल्प, उसमें एब्डोमिनल मसल के कारण आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो तो ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी, आप ज़्यादा सांस ले सकते हो और ज़्यादा एक्सपेल कर सकते हो। रामदेव की वीडियोस जैसे देखो ना, योगा करते हुए बाबा रामदेव जी की, तो वो कौन सी मसल्स यूज करते हैं, वो एब्डोमिनल मसल्स के कारण। इसीलिए इसको एसेसरी मसल्स भी बोलेंगे इन द सेंस ऑफ रिस्पिरेशन में। और एक चीज़ और देख लेते हैं, हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट तो आपने बताया ही नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 16 टाइम पर मिनट, 12 से 16 बार हम जो है पर मिनट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। लेकिन अगर आप एब्डोमिनल मसल्स की यूज कर रहे हो, आप, ये तो नॉर्मल बात हो गई ना, नॉर्मली ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने एब्डोमिनल मसल्स यूज किया, योगा वगैरह कर रहे हो, तो आपका रेट बढ़ और घट दोनों सकता ही है, आप पे डिपेंड है, कॉन्शियस लेवल पे आप उसको कर सकते हो। फिर एक चीज़ देखते हैं, स्पायरोमीटर क्या होता है। तो ये देखो, ये एक अपैरेटस है जो कि मेज़र करता है कि आपने वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एयर अंदर लिया और कितना वॉल्यूम एयर आपने
बाहर छोड़ा। तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। तो देखो ये जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या बड़ी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है ना, तो उनका तो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। ये यहाँ पे ऐसे रहता है माउथ में लगाने के लिए, आप इसमें फूकोगे, सांस लोगे और सांस छोड़ोगे, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप सांस तेज से फोर्सफुली लिए तो ये देखो ये वॉल्यूम बढ़ गया, और जब आपने तेज से छोड़ा तो ये देखो एक्सपीरेशन रेट भी बढ़ गया। तो ये जो है ये स्पायरोमीटर से चेक किया जाता है, और नॉर्मली इसका ये विदाउट इलेक्ट्रॉनिक भी आता है सिंपल वर्जन। तो ये यहाँ पे ऐसे बॉल्स रहती हैं, ग्लास ट्यूब जैसा रहता है, ये माउथ में लगाने को होता है। इसी से आप तेज से फूकोगे और सांस तेज से खींचोगे तो ये जो है ये वॉल्यूम यहाँ पे मीटर्स टाइप का लगा होता है वो बताएगा। तो ये हुआ, ये हम अगले वीडियो हम बनाएंगे किस पे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में। तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये सब हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस अभी आप जान लो कि स्पायरोमीटर जो है वो एक अपैरेटस है जिससे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेज़र करते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू।